हेलो दोस्तों, कहानी अलाउद्दीन मसूद शाह की यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र और इल्तुतमिश के पोते की। चूँकि अब तक आपने देखा कि जो दरबारी सरदार थे उनकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और शासन व्यवस्था का नियंत्रण पूरी तरीके से उनके हाथ में था। तो वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा योग्य शासक बैठे गद्दी पे जो उनसे शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ले। तो उन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पे बिठाया, जो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह का भतीजा था। और इसके पहले के वीडियो में मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बारे में हम लोगों ने देखा किस तरीके से दरबारी सरदारों ने उसको पद से हटा दिया और उसकी हत्या करवा दी। अब अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पे है और शक्ति पूरी तरीके से दरबारी सरदारों में। तो सरदारों ने क्या किया कि नए नए पदों का सृजन करते रहते थे ताकि शासन व्यवस्था उनके हाथ में बनी रहे। इसी क्रम में वे अमीर हाजिब की एक उपाधि देते हैं, यानी पद देते हैं बलबन को। बलबन उन्हीं 40 सरदारों के बीच से आता था, तो एक तरीके से उन 40 सरदारों का नेता बन गया बलबन। और बलबन एक दीवार की तरह था शासक और उन सरदारों के बीच में जो सत्ता संभाल रहे थे या शासन व्यवस्था का नियंत्रण कर रहे थे। और ये अमीर हाजिब जो पद था, इसका कार्य था कि ये सुनिश्चित करना कि शासक किससे मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा, मतलब वो किससे बात कर सकता है, किससे नहीं बात कर सकता है, ये सुनिश्चित करना शासक के हाथ में नहीं रह गया था, ये बलबन के हाथ में आ गया था। और बलबन योग्य था, कार्यकुशल था, तो वो बखूबी अपने कार्य को कर रहा था। और इस पद के सृजन का सबसे बड़ा कारण था ताकि दोबारा विद्रोह या षड्यंत्र ना रचे जाएं। जैसा कि पहले देखा, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के टाइम में 2 साल में षड्यंत्रों का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत विद्रोह हुए, बहुत नरसंहार हुआ। तो इस बार जो सरदार थे उन्होंने सावधानी का मार्ग अपनाया और उन्होंने ऐसे पद का ही सृजन कर दिया कि शासक कुछ कर ही ना पाए, मतलब बलबन की अनुमति के बगैर शासक कुछ भी नहीं था। बलबन का कद बहुत बढ़ चुका था। अब क्या होता है, 1245 का समय आता है और मंगोल सेना एक बार फिर से हिंदुस्तान पे आक्रमण कर देती है, मतलब दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पे आक्रमण कर देती है। इस क्रम में लाहौर और मुल्तान उनके पास चला जाता है, मतलब मंगोलों के पास चला जाता है। लेकिन बलबन क्या करता है, अपनी सेना ले जाता है और हमला कर देता है मंगोलों की सेना पे, और मंगोल हार जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और लाहौर और मुल्तान पे फिर से कब्जा हो जाता है बलबन का, यानी दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं लाहौर और मुल्तान फिर से, जो इससे पहले तातार के मंगोल हमले में तातार ने जीत लिए थे। तो पराजित हो जाते हैं मंगोल और चले जाते हैं, और बलबन अपने क्षेत्रों को वापस अपने साम्राज्य में मिला लेता है, लाहौर और मुल्तान को। इस घटना से क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा विश्वास पात्र हो जाता है अपने सरदारों का, मतलब सरदार उसको योग्य तो मानते ही थे, लेकिन इस घटना से उसने उनका और अधिक विश्वास जीत लिया और एक तरीके से वो 40 सरदारों का विश्वसनीय नेता हो गया। परंतु इधर अलाउद्दीन मसूद शाह शासन व्यवस्था में कुछ कर नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे ये सुगबुगाहट होने लगी कि अलाउद्दीन मसूद शाह शायद विद्रोह कर सकता है या कोई ऐसी घटना कर सकता है जो अनियंत्रित हो सकती है, या बलबन के हाथों में उसका पद नहीं रह सकता है। तो बलबन ने क्या किया कि शाही परिवार का एक और व्यक्ति नसरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, उसके साथ मिलके अलाउद्दीन मसूद शाह को 1246 में हटा देता है पद से, और नसरुद्दीन महमूद शाह की ताजपोशी करवा दी जाती है दिल्ली सल्तनत पे, यानी गुलाम वंश का एक और शासक नसरुद्दीन महमूद बन जाता है, और ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा होता है। हालांकि
बलबन इस अवस्था में इतना ताकतवर था कि वो खुद भी गद्दी प्राप्त कर सकता था, लेकिन बलबन किसी भी तरीके से विद्रोह नहीं चाहता था, किसी भी तरीके से वो दिखाना नहीं चाहता था जनता को कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। तो नियम यही थे कि शाही परिवार का जब भी जो भी व्यक्ति जीवित है वही शासक बनेगा। तो वो नसरुद्दीन महमूद शाह को शासक बना देता है और खुद शासन व्यवस्था अपने हाथ में रखता है, जिसे वो बखूबी निभाता है। और नसरुद्दीन महमूद एक और अयोग्य शासक होते हैं गुलाम वंश के। तो दोस्तों, इसमें देखा किस तरीके से अलाउद्दीन मसूद शाह की ताजपोशी होती है और बलबन का प्रभाव यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।